गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुमार रौनक आपका हिस्ट्री फैकल्टी सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग हिस्ट्री थ्रू गवर्नर जनरल के सीरीज़ को लेकर के आगे चल रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है और आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आज उस सिलसिले का दूसरा लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बन करके आए, एक टर्म रहा उनका 1786 टू 1793 एंड द सेकंड टर्म वाज 1805। और ऐसे गवर्नर जनरल जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस इन इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, और ऐसे गवर्नर जनरल जिनका कब्र कहाँ है? 1805 में जब इनकी मृत्यु हुई तो गाजीपुर में है। ये सवालों के साथ, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ चलिए हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट, फिर इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अर्थात प्रशासनिक सुधार, इनके कुछ जुडिशियल रिफॉर्म न्यायिक सुधार, इनके पुलिस रिफॉर्म, क्यों इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस इन इंडिया कहते हैं, फिर इनके कुछ मिलिट्री अचीवमेंट्स जैसे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि चला 1790 से 92 तक, फिर सिविल सर्विसेज फाउंडेशन कि व्हाट वाज द रीजन दैट ही इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अगर आप देखें तो ये क्या है, बेसिकली एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है। कल का क्लास आपने फॉलो किया होगा तो इजारेदारी व्यवस्था क्वीनियल के बारे में बताया था। परमानेंट सेटलमेंट से जो सीधा आपको जानना है ये क्या है, एक लैंड रेवेन्यू मेजर है। ये भारत में आपको पता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ये भारत के 19% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पे था। 19% ज्योग्राफिकल, 19% ज्योग्राफिकल एरिया पर यह उपयोग में लाया जाता था और खासकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, इसके अलावा वाराणसी में और तमाम अन्य क्षेत्रों में। इसमें जो मुख्य बातें हैं जहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ पूछा जाता है कि इसमें होता क्या था। तो इसमें ओनर ऑफ लैंड माना जाता था, वो होते थे आपके जमींदार। कई बार सवाल आता है स्टेटमेंट में कि ओनर ऑफ लैंड कौन था, तो ओनर ऑफ लैंड जमींदार होते थे। फिर आपका इसमें रेवेन्यू रेट क्या था इसमें, तो रेट बड़ा गजब का था। एक जो मान लीजिए अगर टोटल 11 रुपए हैं तो 10/11 तो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का और आपका 1/11 होता था जमींदार का। एक सवाल आता है कि क्या जमींदार को पुलिस पावर थी, तो मैं आगे भी बताऊंगा। यहां मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जमींदार को कोई पुलिस पावर नहीं थी, नो पुलिस पावर। और ये सब स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब। तो जमींदार को कोई पुलिस पावर नहीं थी, जमींदार बस एक कलेक्टर की तरह कलेक्ट करता था। कुछ टर्म्स इसी परमानेंट सेटलमेंट से जुड़े हैं जहां से सवाल आता है, पूछता है एग्जाम में कि सनसेट क्लॉज किस व्यवस्था से जुड़ा था। सनसेट क्लॉज, सूर्यास्त कानून। तो सनसेट क्लॉज क्या होता था, ये परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ा था। एक पर्टिकुलर डेट के दिन, मान लीजिए आज की तारीख के दिन ये तय हुआ है कि सूरज ढलने से पहले, सनसेट से पहले मैं एक जमींदार हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है 10/11 वो जमा करना। अगर मैं सूरज ढलने से पहले जमा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जमीन क्या कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा। तो सनसेट क्लॉज नामक यहाँ पे जुड़ा था। यहीं पे एक और शब्द आता है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, इसमें क्या होता था, जमींदार खुद खेती नहीं करता था। जमींदार क्या करता था, खेती टेनेंट्स को दे देता था, वो खेती करते तो। और जमींदार मान लीजिए उसका गांव में जमीन है, वो जमींदार है, पर वो आकर के पटना में रहने लगा। वो पटना में अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, मगर फिर भी जमीन का मालिक गांव में कौन बना हुआ है, जमींदार ही बना हुआ है। इसी को कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। वो वहां से एब्सेंट है मगर मालिकाना हक अभी भी उसके हाथ में है, जब तक कि वो अपना टैक्स का जो रेट है वो सनसेट से पहले पर्टिकुलर डेट में पूरा कर रहा है।
तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। यही है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट से आपसे पूछेगा कि क्या बेनिफिट हुआ, तो बेनिफिट ये हुआ, बेनिफिट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आ गया, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। पहला बेनिफिट तो ये दिखता है। दूसरा दिखता है कि अ बैंड ऑफ लॉयलिस्ट इनके पास आ गए, अ बैंड ऑफ लॉयलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ जमींदार, अ बैंड ऑफ लॉयलिस्ट, इनको कुछ इनके लॉयल बंदे खड़े हो गए इन द फॉर्म ऑफ जमींदार। लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आप देखिएगा तो इस एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के चलते कहीं ना कहीं और हाई रेट के चलते एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ इनका, पीजेंट्स का। और यही एक्सप्लॉयटेशन को जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि किसानों ने बहुत से विद्रोह किए, जिसका अल्टीमेटली सबसे बड़ा बॉडी के रूप में आप पढ़ते हैं ऑल इंडिया किसान सभा, जिसके अध्यक्ष थे आपके सहजानंद सरस्वती और आपके महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे एनजी रंगा। तो वो एक लॉन्ग टर्म में ये चीजें होती हैं, तो यहाँ पे ही नींव रख दी जाती है किसानों के शोषण की, ठीक है। और याद रखेंगे ये कई बार फैक्चुअली पूछा हुआ है कितने प्रतिशत भूभाग पे ज्योग्राफिकल एरिया पर था, तो ये 19% ज्योग्राफिकल एरिया पे था। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब है इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में हम देखते हैं तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर। तो मैंने कल आपको बताया था, कल का क्लास जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में देखेंगे, कि वॉरेन हेस्टिंग जो था, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पोस्ट को क्रिएट किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पोस्ट का क्रिएशन किया। इन्होंने क्या किया, पहले क्या था, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास क्या क्या पावर थी, तो एक तो इसके पास रेवेन्यू पावर था, रेवेन्यू पावर था, प्लस जुडिशियल पावर था, या कह सकते हैं मजिस्ट्रियल पावर था, मजिस्ट्रियल पावर था। लेकिन कॉर्नवालिस क्या करता है, कॉर्नवालिस क्या करता है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ जो कलेक्टर है, नाउ जो कलेक्टर है, कौन है भैया, कलेक्टर है, उनके रेवेन्यू पावर को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और उनके जुडिशियल पावर को अलग, या मजिस्ट्रियल पावर को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। सीधा पूछता है कि अलग अलग पावर किसने कर दिया, तो ये कर दिया आपके सेपरेशन ऑफ पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। समझ गए, उनके पास अब कोई जुडिशियल पावर नहीं थी, दे वर कन्फाइंड टू रेवेन्यू पावर, और जुडिशियल पावर नहीं थी उनके पास, ये मजिस्ट्रियल पावर नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको, हम कल भी बताया था मैंने आपको कि हमारा एक आधारशिला फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम में, पूर्णतः इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम की कोचिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है पटना में प्रॉपर इंग्लिश मीडियम की। तो दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स who are looking for coaching in English medium. What we will provide here, we will provide NCERT recorded lecture, daily newspaper discussion, and ये बस लिखा नहीं है, ये होगा भी, डेली PYQ डिस्कशन होगा चैप्टर के बाद। जैसे मैं आज आपको कॉर्नवालिस पढ़ा रहा हूँ, तो कॉर्नवालिस से जुड़े जितने भी सवाल हैं इंपॉर्टेंट वो होंगे, टॉपिक वाइज माइंड मैप मिलेगा, सेपरेट प्री प्लस मेंस का स्टडी प्लान, 1-to-1 मेंटरशिप, जो कि हमारा क्या है, हमारा सबसे प्लस पॉइंट है, हमारा USP है, और ऑनलाइन बैकअप। इसके अलावा आपको मिलेगा 14 से 15 महीने का कोर्स 3 फेजेस में, जिसमें हम आपको पहले से बेसिक टू एडवांस जाएंगे 6 से 8 महीने में, 3 से 4 महीने में आपका रिवीजन होगा और मेंस की तैयारी होगी, और रिवीजन होगा, और थर्ड फेज में जब आप PT क्वालिफाई कर चुके होंगे तो हम लोग आपको मेंस की तैयारी करवाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, एक प्रॉपर गाइडेंस में और पूर्णतः अंग्रेजी मीडियम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि इसने सेपरेशन ऑफ पावर किया, उसके बाद इसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सारे जो भी अधिकारी थे या कर्मचारी थे उनको क्या दिया, हायर सैलरी दिया, टू कर्ब करप्शन, ताकि वो गलत गतिविधियों में दे डोंट इंडल्ज इन ब्राइबरी और समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या था, टू कर्ब करप्शन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के रूप में कई बार सवाल आता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस गेव अ हाइक in the salaries of the officials to curb corruption. This is an absolutely correct statement. फिर इसने क्या किया, यूरोपियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, इसने कहा, इसने भारतीयों पर कोई भी विश्वास नहीं दिलाया, ही हैज नो फेथ ऑन इंडियंस, और उसने क्या किया, पूरे सिविल सर्विसेज का यूरोपियनाइजेशन कर दिया,
और यहीं पे उसने क्या बंटवारा कर दिया, कोविनेटेड और अनकोविनेटेड सर्विसेज। कोविनेटेड किसके लिए था, ओन माफ कीजिए, अरे कोविनेटेड किसके लिए था आपका, ओनली फॉर यूरोपियंस, और अनकोविनेटेड में इंडियंस भी इंक्लूड कर दिए जाते थे। तो इन बातों को भी ध्यान रखेंगे कि सिविल सर्विसेज को कोविनेटेड और अनकोविनेटेड में किसने डिवाइड करवा दिया था, और यूरोपियनाइजेशन किसने कर दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस में परमानेंट सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट हायरार्की ऑफ कोर्ट। मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आपका कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम में स्टैब्लिश हुआ था, जिसमें सर एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस थे। मगर 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से कंपनी ऑफिशियल को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। यही सेम तरह का हायरार्की ऑफ कोर्ट इस्टेब्लिश किया किसने, तो हायरार्की ऑफ कोर्ट इस्टेब्लिश किया आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और ये 4 टियर था, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट टियर में क्या था, तो मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ या आप कह सकते हैं इसे रजिस्ट्रार कोर्ट, रजिस्ट्रार कोर्ट, और इसके जो हेड होते थे वो होते थे आपके इंडियन जजेस, इंडियन जजेस, ठीक है, याद रखेंगे। लोअर कोर्ट में कौन होते थे हेड, इंडियन जजेस। इसके ऊपर वाले में आप जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट, या इसी को कहता था वो सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट, और यहाँ पे हेड कौन होते थे, तो यहाँ पे यूरोपियन जज हेड होते थे, यूरोपियन जज हेड होते थे, ठीक है। इसके ऊपर था प्रोविंशियल, प्रोविंशियल अपीलेट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट। इसी को बाद में कहा गया सर्किट कोर्ट, और इसके ऊपर क्या था, सदर निजामी अदालत, सदर निजामत अदालत, है ना। तो आपको जो याद रखना है, इसके कितने कोर्ट थे, क्या हायरार्की थे, 4। अभी हमारे पास कितना, 3 है, ये 4 हायरार्की में डिवाइडेड था। इसी प्रोविंशियल कोर्ट को इसने 4 जगह खोला था, कोर्ट ऑफ अपील। तो कहां कहां खोला था जी, तो पहले खोला था पटना में, मतलब पटना में भी एक सेंटर था, एक था आपके ढाका में, एक था आपके मुर्शिदाबाद में, और एक था आपके कैलकाटा में। कई बार ये सवाल आया है कि इनमें से कहां पे सर्किट कोर्ट नहीं था, इसी को और क्या कहते हैं, सर्किट कोर्ट। एक सवाल आता है कि बहुत ज्यादा केसेस बढ़ने लगे थे कॉर्नवालिस के काल में, तो याद रखेंगे इसने कोर्ट फी को पूरी तरह क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसने क्या कर दिया था, कोर्ट फी को, ही अबॉलिश्ड कोर्ट फी, अबॉलिश्ड कोर्ट फी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फैक्चुअली याद रखना है कि प्रोविंशियल अपीलेट कोर्ट किसने शुरू किया था, तो कॉर्नवालिस ने। कहा, तो 3 बंगाल के इलाके हैं, ढाका, मुर्शिदाबाद, कैलकाटा, और एक पटना में किया था। और इसने 4 टियर ऑफ कोर्ट्स स्टैब्लिश किया था, और अपीलेट कोर्ट, इसी को सर्किट कोर्ट भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीगल यूनिफॉर्मिटी, तो आपको आता है सवाल कि कॉर्नवालिस किसने पहली बार भारत में लॉ को कोडिफाई कर दिया, कोडिफिकेशन। तो आपको एक वाइसरॉय का नाम याद रखना है लीगल यूनिफॉर्मिटी में, वो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी ने और क्या क्या किया, मैंने पिछले स्लाइड में बताया, अपीलेट कोर्ट और अबॉलिशन ऑफ कोर्ट फीस, अबॉलिश्ड कोर्ट फी। चलिए तो ये याद रखेंगे। आगे देखिए पुलिस रिफॉर्म, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस, और क्यों कहा जाता है मैं आपको अभी बताऊंगा, इन इंडिया। अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि कॉर्नवालिस ने क्या किया था, जमींदारों से, जमींदार जो थे उनको क्या दिया था, उनको सिर्फ दिया था ओनली रेवेन्यू पावर, ओनली रेवेन्यू कलेक्टर का पावर दिया था, नो पुलिस पावर। और जितने भी ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती थी गांव में जमींदारों के द्वारा, वो अबॉलिश कर दी गई थी। और उसने क्या किया था,
पूरे इलाके को सर्कल्स में बांटा, सर्कल्स, और उसी को कहा गया थाना। और हर थाना का हेड कौन होता था? दरोगा। आप आज भी देखिएगा तो हमारा मॉडर्न पुलिसिंग में क्या है? दरोगा ही थाना का हेड होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न पुलिस इन इंडिया। तो दरोगा वाला जो और थाना वाला कंसेप्ट है वो किसके समय से आया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से आया, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ इसके मिलिट्री अचीवमेंट देखते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये आपको पता है ये होता है आपके टीपू सुल्तान के समय। पहले दो हो चुके थे, कल के क्लास में मैंने बताया था, पहला हुआ था जो मद्रास की संधि से खत्म हुआ, और दूसरा आपका हुआ था मैंगलोर की संधि से टीपू सुल्तान के साथ होता है। और इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, और टीपू सुल्तान को 3.30 करोड़ रुपए का क्या देना रहता है? वॉर इंडेमनिटी, युद्ध हर्जाना, जिसमें से 1.65 करोड़ तो टीपू सुल्तान तत्काल चुका देता है, लेकिन 1.65 करोड़ उसके पास नहीं रहते हैं। तो इसके 2 सन को क्या बनाया जाता है? होस्टेज बनाया जाता है, जो कि पूछता है कि किसने बनाया था? तो कॉर्नवालिस ने बनाया था। एक का नाम था अब्दुल खलीक, अगले का नाम था मुइजुद्दीन। ये सवाल कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। मुइजुद्दीन, ये दोनों बेटों को बंदी बना लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो सवाल आता है कि टीपू सुल्तान के बेटों को किसने होस्टेज रखा था? तो रखा था आपके इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और ये वॉर इंडेमनिटी जो तय किया गया था, ये तय किया गया था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ये बातों को ध्यान रखना है। और इसके बेटों को होस्टेज बनाया था कॉर्नवालिस ने। कई बार ये सवाल आया हुआ है। बेटों का नाम भी मैंने बता दिया, उतना पूछा नहीं गया, लेकिन आप याद रख सकते हैं। चलिए, सिविल सर्विसेज फाउंडेशन, जैसे ये मॉडर्न पुलिस का फादर है, उसी तरह ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी है। तो ये 2 चीजों का जनक है, सिविल सर्विसेज का भी और पुलिस का भी, है ना, मॉडर्न पुलिसिंग का। और इसमें मैंने आपको बहुत सी चीजें बता दी, जैसे इसने क्या किया था? इसने किया था यूरोपियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इंडियंस पे इसे फेथ नहीं था। फिर इसने क्या किया था? सिविल सर्विसेज को डिवाइड कर दिया था कोविनेटेड अर्थात हायर, और जिसमें ओनली यूरोपियन थे, ओनली यूरोपियन वर अलाउड टू हैव दिस पोस्ट, इसी को यूरोपियन। और एक था अनकोविनेटेड, जिसमें सभी लोगों को अलाउ किया था, वो लोअर पोस्ट होते थे, लोअर पोस्ट थे, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया था? सैलरी हाइक कर दिया था। अभी मैंने बताया सैलरी हाइक टू कर्ब करप्शन। तो अभी आप जो देखते हैं कि डीएमएसपी का बंगला इतना बड़ा बड़ा मिलता है, वो कॉर्नवालिस कहीं ना क्या है, विचारधारा है कि जब आप किसी व्यक्ति को सुख सुविधा दे देते हैं तो क्या होता है, उसे आगे का सोचने लगता है। हालांकि ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कॉर्नवालिस ने क्या किया था, इन्होंने ही सैलरी हाइक का ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट लेकर के वो आए थे। इसके बाद आपको मैंने जैसा कि पहले बताया, कॉर्नवालिस पहले टर्म में तो अपने यहाँ पे रहता है 86 से लेकर के 93 तक, 86 से लेकर के 93 तक, और उसके बाद वो चला जाता है इंग्लैंड। लेकिन 66 वर्ष की आयु में फिर से, आपको पता है अगले क्लास में मैं आपको वेलेस्ली के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वेलेस्ली हैड अ वेरी एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन स्टेट। तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रिक्ट लेटर के साथ भेजा जाता है कॉर्नवालिस को कि आप वहाँ जाइए और आप थोड़ा सा मामला को शांत कीजिए। वेलेस्ली ने जो बहुत सा यहाँ पे ज़्यादा ही एक्सपेंशन कर दिया है, उसे थोड़ा हमें सेटलमेंट के साथ देखना है, सेटल करना है। तो 66 वर्ष की उम्र में आते हैं, लेकिन काफ़ी बीमार रहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको मैं जब वेलेस्ली के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि सिंधिया से जो संधि होती है सुरजी अर्जन गांव की, या होलकर से जो राजपुर घाट की, तो वहाँ पे वो जाते वक्त ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बूढ़े रहते हैं 66 वर्ष की आयु में। और यूपी के गाजीपुर में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गाजीपुर में इनका डेथ हो जाता है। और यहीं पे इनका क्या है, यहीं पे इनका कब्र है, यहीं पे इनका कब्र कहेंगे, यहीं पे इनका कब्र है। और इनको गाजीपुर में दफना दिया जाता। तो एक सवाल आता है, कौन सा वाइसरॉय था जिसको इंडिया में ही दफनाया गया? गाजीपुर। इसी के पैरेलल में अगर आप पैरेलल वर्ल्ड में देखें तो पुर्तगाल के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बात बता दूं। पुर्तगाल के जो वास्को डिगामा थे, उनको भी भारत में ही दफना दिया गया था जब वो 1520 के दशक में आए थे, और उनको भारत के कोची में ही दफना दिया गया था। ठीक,
तो आपको ये बात ध्यान रखना। खैर, आपको अभी हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, तो इस पे आप फोकस करेंगे। गाजीपुर में दफना दिया गया, ये 2 टर्म 1805 में इन्हें। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।